तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत खास इंटरव्यू है और ख़ास इंटरव्यू इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा के सबसे बेस्ट विधायक का अवार्ड उनको मिला है। राजनीति में जो इंटरेस्ट रखा है वो तो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं पता है नए 18 साल के हुए हैं तो उनको बता दूं कि 90 विधायकों में भी एक बेस्ट विधायक अवार्ड होता है। जिस तरीके से पिछली बार एमपी का 2014 से 19 में बेस्ट एमपी का अवार्ड मिला था दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, ठीक उसी प्रकार इस बार अवार्ड मिला है हमारे डबवाली के विधायक अमित सिहाग जी को। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। थैंक यू जगदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है सर आप? मैं खुश हूँ, मैं जोश में हूँ और मैं बड़े उत्साह में हूँ कि जिस प्रकार से इस बार जनता जो है प्रजातंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में पहली बार मैंने अपने राजनीतिक भविष्य में देखा है कि जनता मुद्दों पर आधारित एक चुनाव लड़ रही है। क्या सही है क्या गलत है उनका आंकलन करके चुनाव लड़ रही है। तो मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ी खुशी, तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा उत्साहित कर रहा है। पिछली बार मैं आपका इलेक्शन देख रहा था, जवानी और किसानी पे आप इलेक्शन लड़ रहे थे, तो अब आपका मुद्दा क्या है? जब पिछली बार जवानी किसानी था, अब क्या है? मेरी जगदीप भाई एक चीज़ रही है, मैं कभी भी कोई अगर मुद्दा उठाया है जी, उसको जब तक मैं उसको हल ना करवा दूं मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये मेरी शायद इसी कारण से जो बेस्ट एमएलए की बात आई जी कि मैंने विपक्ष में रहते हुए भी जो सत्ता पक्ष के कई साथी होंगे उनसे ज़्यादा काम कराने का प्रयास भी है, कई चीज़ों में सफलता। तो पहले जैसे मैंने पिछली बार नारा दिया था जवानी और किसानी, इसमें दो पहलू थे जी। पहला पहलू था जवानी, मतलब जो नशे की जो समस्या विशेष करके, और मैं मानता हूँ उसके साथ बेरोजगारी को भी जोड़ सकते हैं। उसके लिए मैंने आज पुलिस ज़िला बनवाया है। तो ये मान लीजिए जो मैंने नारा दिया था वो नारे तक सीमित ना रह के विपक्ष में ये ना मान के कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मैंने आज पुलिस ज़िला बनवाने का काम किया और एक आधार है। ऑपोजिशन के पहले विधायक आप जिन्होंने पुलिस ज़िला बनवाया। आप ये देख लीजिए 90 हलके हैं हमारे पास जी। यूजली ये सोचते हैं कि सरकार के किसी हलके को इस तरह का सौगात मिल सकती है। मैं विपक्ष का हलका रहा, 90 हलकों में पुरजोर तरीके से इसकी पैरवी की, इससे पहले किसी ने पैरवी नहीं की। ये आप कोई भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। आज मैंने इसको इस पायदान पर लेके गया 3 साल के प्रयास के बाद कि आज यहाँ पर एसपी मैडम बैठती हैं। ये पूरा प्रशासन, दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष अभी तक सरकार ने जितने संसाधन देने चाहिए थे वो नहीं दिए, और जब हमारी सरकार बनेगी तो उसको भी पूर्ति करेंगे। तो ये जहाँ तक किसानी बचाव की बात हमारी थी, उसमें जो नहरी पानी है, सिंचाई का पानी है, वो हमारी प्राथमिकता रहा। वो मेरे पिताजी का भी सपना था। हुड्डा साहब ने अपने जो कार्यकाल के अंत में यहाँ पर एक बड़ी सौगात भी देके गए थे, कालवाना खरीफ चैनल, रक्ता खेड़ा खरीफ चैनल, ये 3 खरीफ चैनल जो घग्गर का पानी यहाँ पहुँचा सके, जिसमें एक की पूर्ति हो गई थी, एक बन के तैयार हुआ, 2 राजनीति की भेंट चढ़ गई क्योंकि सरकार बदल गई और यहाँ के राजनेताओं ने उनको रद्द करवाने का काम किया। रद्द करवाने का काम। कालवाना खरीफ चैनल सबसे बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का। कई गाँव के किसानों को, हज़ारों किसानों को इसका फ़ायदा मिलना था, और यहीं के जो आज विधायक की सोच रखकर कहते हैं कि भी मुझे वोट दीजिए, जो आज लोकदल में चले गए, वो उस पार्टी में थे। उस समय उन्हीं की पार्टी की सरकार बनी भाजपा की, और उस समय इसको रद्द करवा दिया गया। अगर सही मायने में किसान हितैषी ये लोग होते जी, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होती कि फर्क नहीं पड़ता, हमें तो किसानों को पानी पहुंचाना है। उन्होंने उद्घाटन तो इन्हीं लोगों ने करना होता, सरकार तो क्रेडिट ही नहीं कोई मिलता। क्रेडिट भी इनके, चाहे मैं कितना भी कहता कि तो हमने मंजूर करवाया था, मगर सोच देखिए, नीयत देखिए, क्योंकि ये डॉक्टर केवी सिंह जी ने और कांग्रेस पार्टी में मंजूर हुआ था, इसको रद्द करा दिया। और इसके लिए मैंने पुरजोर, आज कालवाना गाँव एक ऐसा गाँव है जिसको मैं मानता हूँ, इवन खट्टर साहब ने भी एक बार विश्लेषण करके, मैं उनके यहाँ पर गुहार लगा कर गया था कि हमारी जो जितनी नहरें हैं उनके आरसीसी के लिए गया था, तो उन्होंने कहा कि आप कालवाना खरीफ चैनल का मुद्दा तो नहीं ले आए फिर से। मतलब ये गांव का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया केवल और क्योंकि मैंने ये मुद्दे को इतनी बार उठाया, मैंने प्रमाण दिए, मैंने तथ्य दिए, सरकार के मंत्रियों के पास जवाब नहीं थे इसके, और उसके बावजूद भी इसको नहीं बनाया गया। बाद में थोड़ा सा खेल होने का काम किया गया कि जो हमारे जो दूसरी पार्टी है जजपा, जो सत्ता की हिस्सेदार थी, भागीदार थी, उन्होंने कोशिश की, उनका एक बड़ा फार्म हाउस जो बड़ा एरिया है, वो कहते कि नहर तो बनेगी मगर नहर को हम अपने फार्म हाउस के अंदर
पानी पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें अधिकतम किसान जो थे 50% रकबा था उसको वंचित रखा जाना था। तो ये षड्यंत्र भी रचा गया जिसके ऊपर मैं पहरेदार के रूप में रहा। अब मैं मानता हूं जब हमारी सरकार बनेगी तो उसको भी पूर्ति। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये मुद्दे जो हैं, ये अमित सिहाग ये नहीं कि सिर्फ औपचारिकता मात्र बोलता था, इसको अब सरकार में भी कायम रखेंगे। तो दो बड़े मुद्दे तो यही रहेंगे कि जो नशे की समस्या है, जिसकी अभी घोषणा पत्र में भी आया है कांग्रेस पार्टी के कि इसको मुक्त करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारे नेता जिन्होंने क्राइम का भी खात्मा किया था हुड्डा साहब ने उस समय जब सरकार बनी, तो इस बार नशा मुक्त भी करेंगे। उसके साथ साथ इस पुलिस जिले को आगे जिले की तरफ ले जाना, ये मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ साथ सिंचाई के जो पानी है इसको ले जाने के लिए घग्गर के पानी के हमारे, इससे साथ मैं मानता हूँ जो बड़ी आवश्यकता है, ये हमारा बैकवर्ड एरिया है और यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमें चाहिए एक उद्योग धंधा यहाँ पर लगाया जाए, रोजगार के साधन पैदा हो। पड़ोस में बठिंडा पड़ता है, यहाँ रिफाइनरी है, रिफाइनरी के अंदर हजारों लोगों को उद्योग मिला। हमारे यहाँ पे कोई सोच नहीं रही। पार्टी जो सत्ता में रही, भाजपा जजपा, इस तरह ही घोषणाएं करती रही कि हर ब्लॉक के ऊपर, हर जिले के ऊपर एक उद्योग होना चाहिए, और कभी उसकी पूर्ति नहीं हुई। तो ये बड़ा मैं मानता हूँ। इंडस्ट्री की बात करें तो आपके यहाँ पे जीप बहुत बनती है। बिल्कुल, हमारी फेमस है। आप कई बार, एक साथी ने मुझे बताया था कि जो एक स्टंट दिखा रहा था, कोई अजय देवगन का एक स्टंट था किसी मूवी में, बड़ी प्रसिद्ध मूवी जो उनकी एक सीरीज चलती है जी, रोहित शेट्टी की शायद, तो उसके अंदर एक जीप घूम रही थी ऐसे, तो कहते जी सर ये दिवाली की जीप है, ये हमारे यहाँ से गई हुई है। तो मुझे भी तो इनको लेकर कोई प्लान है भाई, जीप का भी कुछ बड़ा हब हो? बिल्कुल, ये मैंने जब कांग्रेस राज भी था, 2014 में जब चुनाव भी लड़े थे, उस समय भी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर था कि इस चीज़ को हम चाहते हैं कि एक जीप की एक इंडस्ट्री के रूप में, और जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं इनके भी अच्छी मार्केट है, हमारी जूती की भी बहुत डिमांड है यहाँ की। इस तरह का कुछ एक संयोजित एरिया डेवलप करके इस मार्केट को डेवलप करना। तो मेरा मकसद है कि अगर आप नशे के गठजोड़ को तोड़ते हो और सही दिशा में युवाओं को जाते, युवा कहता मुझे रोजगार दो, तो सरकारी नौकरियों का वायदा तो एक कांग्रेस पार्टी का है कि 2 लाख जो पद खाली पड़े वहां पे सरकारी नौकरियां भी आए। पर उसके साथ साथ मैं मानता हूं मेरी जो जिम्मेवारी रहेगी, पूर्ण प्रयास करूंगा कि यहाँ कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री आए जिसके कारण से रोजगार का साधन। तो ये 3 बड़े मुद्दे मैं मानता हूँ जिसको लेकर मैं लगभग कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा आपके हिसाब से? वो स्केल ऑफ इंडस्ट्री से डिपेंड करता है कितना बड़ी इंडस्ट्री होगी। अब जैसे रिफाइनरी लगी है वो हमारे क्षेत्र को भी देता है, हमारा अधिकतम शेयर पंजाब का जाता है, पंजाब में लगी हुई है, तो वहां पे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर स्केल ऑफ इंडस्ट्री बड़ा होगा तो मैं मानता हूँ हजारों लोगों तक जाएगा। स्केल ऑफ इंडस्ट्री अगर सीमित होता है फिर भी सैकड़ों लोगों परिवारों तक, अगर एक हल्के के सैकड़ों परिवारों तक मैं रोजगार पहुंचा दूं। मगर जब इंडस्ट्री आती है उससे जुड़े हुए उद्योग धंधे कितने फल फूलते हैं। मैं एक बार मंडी में बैठा था जी, तो लोगों ने कहा जी हमारी मंडी सुकड़ती जा रही है, जो छोटा उद्योग रखा लगाया दुकानदार है, कुछ काम कहते है नहीं यहाँ पर ज्यादा जी। तो अगर वो यही चाहते हैं कि आप उद्योग लगाओ, इससे इनका भी काम, कोई बंदा किसी का किराने का काम है, किसी का कुछ काम है, वो इन पे आधारित है, तो इनके साथ लोग आते हैं तो उनको और आवश्यकताएं होती हैं, तो एक चेन सिस्टम के अंदर काम चलता है। तो मैं मानता हूँ वो इंडस्ट्री बहुत चीज़ों को, हजारों लोगों को रोजगार देने का काम कर सकती है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। मेरे दिमाग में विधायक जी एक सवाल आता है कई बार, मतलब 2 विषय पे मैं सोचता हूँ, और एक विषय तो ये जो 1 या 2 किले का किसान है, परिवार बहुत बड़ा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, उनको लेके आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि भाई हाँ इतना तो हम एटलीस्ट उनके लिए कर दें कि उनका घर तो सही से चला जाए, मतलब आत्महत्या की कोशिश ना हो, बड़े फ्रस्ट्रेशन में हैं ना, तो उनकी अच्छा राम की भी मेहर ये नहीं कि किस समय बरसेगा किस समय नहीं, सरकार भी दे देती है चलो भाई तुम्हारी फसल खराब, लेकिन परिवार तो नहीं चलता। उनको लेके आपका कोई रोड मैप है? मैं देखिए 2 चीज़ें हैं। जो बहुत ही छोटा किसान है उसके लिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सबसे बड़ी जो पूंजी है, अगर वो बच्चों को सही शिक्षा दे सकेगा, शिक्षा के माध्यम से वो अपना आत्मनिर्भर बन सकता है, आगे रोजगार के साधन सरकार मुहैया कराती है, हम जैसे साथी या प्राइवेट लोग के माध्यम से, तो वो ही मैं मानता हूँ सबसे बड़ा पड़ाव है उनके लिए। जहाँ तक खेती बाड़ी है, अगर कांग्रेस पार्टी घोषणा है और उसे हम धरातल पर उतारेंगे, मान लो MSP की गारंटी, कि अगर एटलीस्ट जो जितना भी वो अपना बिजांत कर रहा है उसको आने वाले समय में अगर उसकी फसल कामयाब होती है, ऐसे नुकसान नहीं होता, तो उसको सही दाम मिल जाए MSP के माध्यम से कम उसका इतना जो रोजी रोटी है वो चलती है।
और उसके साथ साथ अगर दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष अगर उसकी फसल खराब होती है, जो दूसरी घोषणा है कि सही समय पर उसका मुआवजे का भुगतान हो जाए। आज दुर्भाग्य इस बात का था, यहाँ के जेजेपी के नेता के पास यहाँ पर महकमा था ये वाला जी, और मेरे साथ तो तर्क वितर्क हुआ है, बकायदा हमारे विधानसभा में तर्क वितर्क हुआ। मैंने मुद्दा उठाया कि भाई अभी इतने गाँव का इतना मुआवजा बकाया है, और उन्होंने उन आंकड़ों को झुटलाने का काम किया, ये किया। 2020 के किसान का मुआवजा भी अभी तक बकाया है इस सरकार में। जो ये कहते थे हम तो महीने में 2 महीने में मुआवजा दे देते हैं, 2020 का भी, और कहेंगे ये तकनीकी कारण आ गया, ये कारण आ गया। तो ये 2 बड़ी घोषणाएं जो कांग्रेस पार्टी की हैं वो किसानों के लिए मैं मानता हूँ एक कामयाबी की, मैं मानता हूँ उनके लिए एक बेहतरीन सुविधा लाने का काम करेंगे। मगर उसके साथ साथ मैं मानता हूँ वहाँ पर हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। वो तो बेयर मिनिमम है कि जो कम से कम उसका पालन पोषण कर सके, उसकी ज़रूरत हो सके, मतलब वो मगर उसके लिए ज़रूरत आगे की है, वो है शिक्षा और रोज़गार। मैं उसी को जोड़कर देखता हूँ। अगर शिक्षित व्यक्ति आएगा, कल कोई टीचर लगता है, कोई डॉक्टर लगता है, कोई उससे भी बड़ा सपना देखता है, तो वो सपने की पूर्ति करने का जो मैं मानता हूँ जो कड़ी के रूप में काम करता है, वो मेरी भूमिका है। आप कह रहे हैं 2020 से अब तक मुआवजा नहीं आया, बहुत सारे होंगे ऐसे किसान, लेकिन जब मैं सर्वे करता हूँ तो खबर ये भी आती है हुड्डा सरकार में 2-2, 5-5, 10-10 रुपए के भी चेक आते थे। वो क्या मामला था, उसके पीछे की सच्चाई क्या थी, या सच में ऐसी स्थिति हुई, भले ही बाय मिस्टेक, लेकिन हुई ऐसी? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर सरकार में त्रुटियां होती हैं। मैं उस विधायक में से नहीं हूं कि जो कहता है कि जब मैं ये देखता हूं अभी राजनीति का खेल कि साफ दिखाई दे रहा है कि आप गलत कर रहे हो, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही कहते हैं नहीं हमारा तो सब कुछ ठीक है, इसमें कोई गलती। अब जिस प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति ने पिछले 5-7 सालों में सरकार से कोई भी प्रश्न पूछने का काम किया जी, कोई भी आंदोलन किया, कोई भी अपनी बात रखी, वो कहते नहीं ठीक नहीं, आप तो भाई सरकार के खिलाफ जानबूझ के आप प्रायोजित हो, आप राजनीतिक हो, आप सब उंगलियां। मैं उन विधायक में से, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर हमारी सरकार भी होगी, अगर मुझे लगा कि यहीं पर गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। यही मेरा बोर्ड बाहर लगा है। मतलब आप ये मानते हो कि भाई हाँ वो मिस्टेक थी? कहीं ना कहीं तो होती है ऑब्वियसली। कोई किसान के पास अगर 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का चेक आता है जी, तो कहीं ना कहीं चाहे वो प्रशासनिक गलती कारण हुआ, जो भी गलती है उस चीज पे सुधार होना चाहिए। मैं इस पे पूरा मतलब मैं ये नहीं मानता कोई एक सरकार कोई भी परफेक्ट है, ये नहीं मानता। ये तो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, मगर नीयत होनी चाहिए ठीक काम करने की। आप एक चीज तो देख सकते हो कि जो कांग्रेस और हुड्डा साहब का राज था, 10 साल में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। किसान अब कहते हैं, मैंने यहाँ पर एक आंकड़ा दूंगा मैं आपको, 6,500 किसानों को, ट्यूबवेल परिवारों को ट्यूबवेल के कनेक्शन मेरे हल्के में अलोन 5 साल में यहाँ पर मिले थे उनके राज में। यहाँ तो मैं एमएलए भी नहीं थे हमारे में से, फिर भी 6,500 किसानों को। और लोग कहते हैं, मैं जाता हूँ कई बार, कहते हैं जी उस समय तो हमने एक महीने में हमें कनेक्शन मिल जाया करते थे, आज हमें 5-5, 6-6 साल हो गए। और ऐसा रकबा मैंने देखा है जो बिरानी था आज वहाँ पर धान होता है। तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है, हुड्डा साहब के जो राज था उसकी देन है, डॉक्टर साहब की जो मेहनत थी, सभी मिला जुला है। मगर नीयत ठीक थी। कमजोरी तो हर सरकार में होती, जिसकी कमजोरी को देखते हुए शायद जनता ने कहा होगा कि इस बार दूसरी सरकार को मौका दें 2014 में जी। मगर वो जो कमजोरी तो दूर हुई नहीं, मगर इन्होंने तो बद से बदतर स्थिति करने का काम कर दिया। उन्होंने तो ऐसा हालात पैदा कर दिए कि आज तो ना किसान खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना छोटा दुकानदार, जो मैं मानता हूं शहरी कहते थे कई बार बीजेपी की पार्टी की शहरी लोग तो कम से कम समर्थन करते हैं। मैं पूरा शहर आप घूम के आइए, दुकानदार खुद कहते हैं जी हमारा तो उद्योग ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो मतलब ये किसके लिए काम कर रही थी ये पार्टियां, और वो स्पष्ट है किसके लिए काम कर रही थी। वो कुछ बड़े हुए लोग जो राहुल जी अब बात कर रहे हैं, अब जनता को भी समझ आ गया कि ये लोग केवल कुछ लोगों के लिए काम कर रहे थे। नीतियां उनके लिए बनाई जाती है, इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए था, बाकी सारे लोग इसीलिए थे थाली और ताली बजाते रहो, जब वोट आए वोट डालो, ताकत हमें दो, हम ताकत का पास ऑन कर देंगे बड़े उद्योगपतियों को। वो चीज कांग्रेस पार्टी की क्लियर विजन है। कांग्रेस ने कह दिया कि हमारी ताकत भी आप लोगों से मिलेगी, जो मैं मानता हूं छोटा कर्मचारी हो, छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर वर्ग से, और हमारी नीतियां भी आपके पक्ष में बनाने का। आप नियत और नीति की बात करते हैं, आपके फरीदाबाद के विधायक की एक पोस्ट वीडियो दिखती है नीरज शर्मा जी की, एक असंध के विधायक की वीडियो दिखती है, इतनी वोट पे हम नौकरी दे देंगे,
पहले तो हम अपने रिश्तेदारों के घर भरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोभ फूल तो आज भी आपकी पार्टी में तो हैं, नहीं मानेंगे आप ये बात? देखिए, मैंने तो चलो मैं की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैंने वीडियो देखी नहीं कि क्या है इन वीडियो में, मगर मेरा देखिए मानना है, मैं जो अपनी कहीं ना कहीं ऐसी वीडियो भी दिखाई देती है जो शैलजा जी को लेके अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। ये वही सही मायने मैं एक चुनावी कैंपेन में चल रहा हूँ, सही मायने मैंने देखी नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पे भी दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष किसी के माध्यम से भी इस तरह की आई है, वो मैं उस चीज की कठोर शब्दों जिस तरीके से हुड्डा साहब अभी कैंपेनिंग पे लगे हैं, शैलजा जी नहीं दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा नहीं आएंगी। आज ही मेरा संपर्क भी हुआ था और शैलजा जी ने कहा कि मेरी अभी जल्दी तारीख तय। शैलजा जी से बात हो जाती है आपकी? नहीं, मेरी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में हमने देखिए शैलजा जी यहाँ चुनाव लड़े, हमारे एक सम्मानित नेता हैं और यहाँ से इस हल्के से तकरीबन 35,000 वोटों से जीत कर गए। आप भी कवर करने आए। हालांकि मुझे थोड़ी सी गलतफहमी थी, क्योंकि आप हुड्डा साहब से आपने मुझे ये सवाल भी पूछा था और मैंने आपको कहा था कि आप जब नतीजा आएगा तो आपको अपने आप प्रमाणित हो जाएगा, क्योंकि हमारी बिल्कुल पॉजिटिव राजनीति रही है, हमेशा पार्टी को मजबूत करने का गुटबाजी की राजनीति नहीं रही। मैं उस सोच के साथ ही नहीं हूँ और सभी नेता जानते हैं, सभी नेता ये जानते हैं कि चाहे मेरे पिताजी हों चाहे मैं हूँ, कभी भी हमने कोई नकारात्मक सोच रखी नहीं। हमने सिर्फ अपने हल्के की सेवा करने का काम किया, जो पार्टी का आदेश हुआ, जो पार्टी के नेतृत्व का आदेश हुआ। अब मैं आप उदाहरण दूंगा, सभी लोग जो हैं चुनाव का जो टिकट का वितरण से समय पहले होता है, अब कहीं ना कहीं दिल्ली में हाजिरी भी और सारा सिस्टम ये सब लगता है। हालांकि इस बार एक पार्टी का फैसला भी था कि जिस तरह से आगे टिकटों का वितरण होगा, मगर मैं 2 महीने से यहीं लगा रहा और मेरी नीति भी रहती है, बहुत कम आपको मैं कभी दिल्ली और इस साइड दिखाई दूंगा, क्योंकि मेरा है कि मेरे को जो कर्तव्य और दायित्व दिया गया है, चाहे पार्टी द्वारा चाहे जनता द्वारा, मैं उसकी पूर्ति करता हूँ। मेरी बड़ी पॉजिटिव सोच है, मैं ये मानता हूँ भगवान ने बहुत कुछ आपको मौका दिया है, आप उस पर चलिए और उसको सही तरीके से ढंग से, कभी भी मैंने किसी के लिए टीका टिप्पणी नहीं, ना मैं उस सोच के साथ रहता हूँ, चाहे मेरा प्रतिद्वंदी क्यों ना हो। और जगदीप भाई एक आखिरी बात इसमें बताऊंगा उदाहरण के रूप में, हमारे यूथ कांग्रेस के चुनाव हुआ करते थे जी, तो अभी भी हैं, तो उस समय जब मैं लड़कर आया, वो आपको पता है लाजमी जब आप चुनाव लड़ते हो तो दूसरे जो लोग आते हैं तो उनके मन में कोई ना खटास तो रहती है। तो मेरे प्रतिद्वंदी हैं रहे उस समय, जिनके खिलाफ मैं लड़ा, मैंने उनकी भी लड़ाई लड़ी कई बार कि उनको हक मिलना चाहिए, कि मैंने कहा यार मैंने थोड़ी सारी सीटों से चुनाव लड़ना है, आप सभी आगे बढ़ो तो मेरे को खुशी होगी। तो उन लोगों के मैंने बड़े स्तर तक चुनाव लड़े हैं, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ी है। और एक बार राजा वड़िंग जी उस समय अध्यक्ष बने थे, जो हमारे पड़ोस में है, उस समय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, आपके लिए कैंपेनिंग के लिए भी आते हैं? हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने पूरी तरीके से वो आशीर्वाद भी रखते हैं और पूरा मेरे लिए ताकत लगाते हैं। मैं हमेशा उस चीज़ का सम्मान करता हूँ। कल भी आए हुए थे वो जी। तो जब उन्होंने एक मीटिंग कॉल की सबसे पहले हरियाणा में बनने के बाद, तो उन्होंने ये प्रश्न किया, उनकी थोड़ी शैली है, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि बताइए अमित शाह के खिलाफ कोई अपनी बात रखना चाहता है तो बताए। तो ये बहुत बड़ा वो होता है कि सबको मौका मिल जाता है कुछ। मैंने कहा पता नहीं अब तो बहुत सारे लोग निकल के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, पर मैं इस बात की खुशी हुई, जो मैंने शायद मेरी अच्छाई थी, जो मैंने काम किए, किसी भी साथी ने ये नहीं कहा, जो मेरे प्रतिद्वंदी भी थे उन्होंने भी कहा कि भाई साहब ये काम तो करते हैं और कोई ऐसी बात है। तो उन्होंने मुझे बाद में कहा यार मैंने सोचा था तेरे तो कोई लोग निकलेगा। तो मैं ये अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, बट पॉइंट सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता। हाँ, हर नेता प्रयास करते हैं अपने स्तर पर कि भी हमें भी आगे मौका मिले, वो उनका। So that's why you are number 1 MLA in हरियाणा, बेस्ट अवार्ड इन हरियाणा। चलो वो जनता उस पर मोहर लगाएगी अगर दवाली की जनता का आशीर्वाद रहा, बट ये जरूर रहा है कि मैंने अपनी कोशिश सिर्फ जो मेरे को जिम्मेवारी है उस पे है। जब तक जनता पार्टी का विश्वास रहेगा मैं उस भूमिका में रहूंगा, जब पार्टी कुछ और आदेश करेगी तो उस भूमिका में हूँ। तो आपके लिए शैलजा जी आएंगे? मैं पूरा उम्मीद है। अभी उनके वो कह रहे थे, आज ही कह रहे थे कि प्रोग्राम मेरे तैयार हो रहे हैं और 24 तारीख के बाद से प्रोग्राम का सूची बताएंगे, वो सारा सिस्टम रहेगा। हुड्डा साहब भी आ रहे हैं? हुड्डा साहब तो 22 तारीख को आ ही रहे हैं। उनकी तैयारियों पे आप जुटे हुए हैं? बिल्कुल जी, उनका एक भव्य और बहुत बड़ा रोड शो प्लान किया गया है और चौटाला, हमारे पैतृक गांव चौटाला से एक हो, तो मैं तो आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि जो मैं मानता हूं हरियाणा की राजनीति का एक सबसे कुछ धमाकेदार पल होंगे। हुड्डा साहब जो चौटाला से यहाँ से आगाज़ करेंगे एक बड़े रोड शो का,
तो आप सभी भी आमंत्रित हैं, तो वहाँ से वो आके शुरू करेंगे। सर ये तो खैर भ्रम मेरा तो दूर हो ही गया कि भाई आप किसी गुट में शामिल ना होकर के आपने सिस्टम में हुड्डा साहब भी आ रहे हैं। हुड्डा साहब तो 22 तारीख को आ ही रहे हैं, उनकी तैयारियों पे आप जुटे हुए हैं। बिल्कुल जी, उनका एक भव्य और बहुत बड़ा रोड शो प्लान किया गया है और चौटाला, हमारे पैतृक गांव चौटाला से एक हो, तो मैं तो आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि जो मैं मानता हूं हरियाणा की राजनीति का एक सबसे कुछ धमाकेदार पल होंगे। हुड्डा साहब जो चौटाला से यहाँ से आगाज करेंगे एक बड़े रोड शो का, तो आप सभी भी आमंत्रित हैं, तो वहाँ से वो आके शुरू करेंगे। सर ये तो खैर भ्रम मेरा तो दूर हो ही गया कि भाई आप किसी गुट में शामिल ना होकर के आपने न्यूट्रल कैंपेनिंग की शैलजा जी के लिए और बड़ी जीत आप यहाँ से बनी। जब मैं जीत बैठा था तो हमें ये लगता था कि डबवाड़ी में तो विधायक अमित सिहाग जी हैं, वो हुड्डा गुट से बिलोंग करते हैं और वहाँ से तो शैलजा जी नहीं जीत पाएंगी। लेकिन जब यहाँ पे आया और आप उनके लिए कंपेयरिंग दिल से लगे हुए थे और आपसे मिलने के बाद जब मैं गया तो काफ़ी लोगों से बात हुई तो लगा कि भाई हाँ यहाँ पे ऐसा गुट है नहीं। फिर भी आपके नेता कौन है? देखिए मेरे मानते हैं भाई हाँ मेरे नेता वो है, नहीं मुख्यमंत्री में उनको चाहता हूँ वो बने। नहीं, मैं देखो चाहत की बात ये है कि जब पार्टी फाइनली जब चुनाव खत्म हो जाता है जी, चुनाव खत्म होने के बाद जो आंकड़े आपके सामने आते हैं, फिर पार्टी आपसे पूछती है, अगर पार्टी हमसे विश्लेषण करके पूछेगी भी आप बताइए इस समय पे परिस्थिति के आधार पर कौन सबसे विशेष है, तो मैं मानता हूं कि सभी की बात ली जाएगी और ये मैं मानता हूं ये चर्चाएं हैं जो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे की जाती हैं। इस समय मैं कहूं कि भाई ये इस तरीके से वो उसका कोई मायना नहीं है कि मैं बहुत सारे नेता खुल के बोलते हैं भाई हाँ हमारी नेता शैलजा जी, हमारी नेता हुड्डा साहब। बात नहीं, मैं मानता हूं कि मान लो जो सभी जो सम्मान्य नेता हैं, चाहे वो हुड्डा साहब हों, चाहे दीपेंद्र जी हों, चाहे शैलजा जी हों, वो सभी जानते हैं अपने आधार पर। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई, मैं मानता हूं सभी की प्राथमिकता आज की तारीख में, इसलिए इस चुनाव को खूबसूरत भी मानता हूं, सबकी प्राथमिकता आज के आधार पर यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और इस तरह की जो ये बड़ी नेगेटिव सरकारें रही हैं उनसे मैं मानता हूं सभी का पीछा छूटने का काम करें। तो मैं उस पर विश्वास रखता हूं और जब मौका जो होगा वो पार्टी के नेतृत्व ने फैसला करना, वो ये नहीं कि अमित शाह कहेगा कि ये नेता बने, वो उनका फैसला नहीं, फिर भी चॉइस होती है भाई हाँ फला आदमी ये तो। मैं तो अपने लिए भी कभी कुछ लाइफ में नहीं मांगा, सीरियसली आपको लेके तो चर्चाएं चली हुई हैं यहाँ पे डबवाली में और हरियाणा के हर कोने में कि भाई अमित शाह की न्यूट्रल पर्सन है और एक मंत्री पद तब उनके पास आएगा, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो देखिए मैं अपने लिए अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कुछ अगर लोग इस बात को इतना विश्वास मुझ पे जताते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बट ये फैसले मैं वही कहता हूँ चुनाव जीतने के बाद लीडरशिप के फैसले हैं। जनता ने पहले अपना दायित्व पूरा करना है, पहले तो हम चुनाव जीत कर जाएंगे, तो उसके बाद जनता के बाद फिर पार्टी ने ये फैसला अपने प्लेटफॉर्म पे लेना है। उन्हें लगे कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ बेहतर ढंग से, तो ज़रूर मैं तो जो जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी के लिए तैयार हूँ। मगर ये फैसले मैं कहता हूँ हाई कमांड के हैं, मेरा ना कोई स्तर है ना कोई कद है कि मैं कहूँ कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति और या कोई मैं मांग भी, मतलब लीडरशिप भी जानती है और सभी मेरे सम्मानित नेता जो हैं वो ये जानते हैं मैंने कभी भी किसी चीज़ की आकांक्षा इच्छा नहीं रखी। जब मेरी खुद की सरकार भी हमारी होती थी, मैं शायद हर कोई व्यक्ति अपने काम करवाने भी जाता होगा, कहता होगा, मैंने लाइफ में एक भी काम खुद के लिए कभी लिया हो ना लिया हो, सभी जानते हैं। मैं तो मेरी सिर्फ एक ही मंशा है, मैं अब वो विश्वास नहीं लोगों को हो पाता, कई बार कहते हैं राजनीति है, राजनीति में तो अपना ही, मतलब मेरे को एक्चुअली मैं इस राजनीति में इसलिए आया हूँ कि मैं उत्साहित इस चीज़ से हूँ कि सरकार मेरी होगी, अगर हमारे पास बड़ी ताकत यहाँ पर आएगी तो मैं इस यहाँ के लिए बहुत कुछ बड़ा विजन सोचता हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे लगता है। तो मैं मानता हूँ उस मौके के लिए, और अगली बार मैं जाऊँ मैं अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाऊं, अगर मैं नहीं विफल हो गया तो मैं जनता को खुद कह दूंगा कि यार मैं नहीं कर पाया, आप दूसरे व्यक्ति पे विश्वास करके दाव खेल सकते हो। बट मैं इस राजनीति को बदलना चाहता हूं और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। आप 5 साल में भी मेरे पास बारी बारी आएंगे, मुझे कुछ ना कुछ करता हुआ पाएंगे और मैं आपको जो बड़े कुछ प्रोजेक्ट हुए, अगर भगवान की कृपा हुई, पार्टी की कृपा हुई और मैं कर पाया तो मैं मानता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखो ये विश्वास था और ये मैंने करके दिखाया। तो लालसा किसी चीज़ की नहीं है, ना मेरे पिताजी को कभी रही ना मुझे रही, हार्डवर्क पूरा है, सिंसियरिटी पूरी है, बाकी जनता जनार्दन। मैं कई बार आदित्य जी के पास भी गया हूँ, इंटरव्यू मैंने उनका किया है, भाजपा में होते थे वो, फिर अब वो इनेलो में आ गए हैं। ये कलयुग ही मानो कि अब भाई भाई के खिलाफ लड़ रहा है, भाई भाई के लिए नहीं लड़ रहा है, खिलाफ ही लड़ रहा है।
और जो किसी एक दूसरे के लिए बुरा बोलते थे सब एक साथ हो गए हैं। और इधर मतलब क्या मानते हैं कि आदित्य जी का अभी माइंड क्या चल रहा है, जो उन्होंने पार्टी चेंज की है वो क्या है और इलेक्शन किस स्तर पे है? देखिए, माइंड तो उनका क्या है वो तो शायद वही बेहतर बता पाए, मगर सरल है। ये लड़ाई परिवार एक हो सकता है, मतलब हमारी चलो एक ही पृष्ठभूमि है, एक ही गांव है, बट मैं मीडिया वाले कई बार उसी तक सीमित रूप से देखते हैं। मैं देखता हूं कि हमारी विचारधारा, हमारी सोच, जो हमारी कार्यशैली रही है वो बिल्कुल ही विपरीत है, लगी रहा है। हाँ, कोई हमारे में, कई बार लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं आप उसी परिवार से हो, तो वो सोचते हैं और फिर मेरे को देखते हैं तो कहते हैं यार आप लग नहीं सकते जी। हाँ, तो मेरा कोई वो सोच ही नहीं है। वो एक, अगर मैं सही मायने में कहूँ, वो एक राजशाही सोच है, अभी भी वो कायम है। आप भी उनके घर पे जाओगे, अगर वो आपसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ कहेंगे, या जो उनको ये लगता है कि ये प्रजातंत्र का जो चुनाव है, सही मायने में जो उनके मन में क्या है जी, कि यार ये अमित सिहाग, ये तो हम उस, मतलब एक वो राजशाही सोच है कि ये तो प्रजातंत्र का चुनाव जो है ये तो इसीलिए होना चाहिए, सिर्फ हमें ताजपोशी के लिए बना हुआ है। ये तो 15-20 दिन हमें औपचारिकता करनी चाहिए, हम आए, जनता हमें गद्दी पे बिठाए, हमारे ऊपर ताजपोशी करें, उसके बाद हम जो करना चाहें, चाहे लूट खसूट करनी है, करप्शन करनी है, ये हमें खुली छूट। अब जैसे मैं उदाहरण दूंगा, चुनाव के दौरान यहाँ पर जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं दूसरी पार्टी से, मेरे ही परिवार के, दिग्विजय चौटाला, उन्होंने यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ उनके टीम मेंबर्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने मेरे अकाउंट खंगाला होगा कि अमित सिहाग ने क्या क्या काम किया। तो मेरे कुछ लाइब्रेरीज के मैंने प्रयास किए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें भी अब समाज सेवी तो बनना पड़ेगा, 4.5 साल तो दिखे नहीं, तो कि हम लाइब्रेरी और कुछ दिखाएं। तो उन्होंने अचानक ही समाज सेवी का चोला पहन के हर जगह लाइब्रेरी खोलने का, कि हर हफ्ते मैं एक लाइब्रेरी खोल दूंगा, क्या मुझे नशे के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी है। तो 4.5 साल सरकार में थे, उनके दफ्तर के बाहर चौटाला गाँव में ही नशा बिकता था, मतलब लोग बोलते थे, कहते जी हाँ नशा बिक रहा है, तो कोई संभालने वाले नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ गए, अब मुझे समाज सेवी भी बनना है और मैं नशे के खिलाफ वॉरियर भी बन रहा हूँ और मैं लाइब्रेरी खोल दूंगा। अब इलेक्शन कमीशन ने, जब आचार संहिता लगी उसके बाद भी धड़ल्ले से अपना बोर्ड लगा रहे हैं और लाइब्रेरी खोलने का, और लोगों ने कहा अंदर लाइब्रेरी में कुछ नहीं है, बाहर बोर्ड लगाया और थोड़ा सा फर्नीचर रख के कह दिया लाइब्रेरी खुल गई। तो एनीवेज, तो उस पर आचार संहिता लगी हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की। तो उन्होंने कहा देखो अमित सिहाग जो है मेरी लाइब्रेरी नहीं खुलने दे रहे हो, हम तो लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं। अब वो सोच क्या है? सोच यही थी कि 4.5 साल आपके पास समय था, मैंने खुद बल्कि इनके विभाग के पास प्रस्ताव भेजा, तो पंचायती विभाग इनके पास था जी, और मैंने ये खट्टर साहब के पास, जब बजट सत्र था 2-3 साल पहले, मैंने ये मांग रखी थी कि हर गांव के समूह पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। उस मांग को उन्होंने बाकायदा बजट में डाला था, 1000 लाइब्रेरियों का वायदा किया था। मैंने लिस्ट भेजी कि इन गाँव में बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे आप लाइब्रेरी खुलवा दीजिए। इन्होंने कहा हम करेंगे। वो 2 साल निकल गए, कभी लाइब्रेरी नहीं खुली। अगर इतनी नियत होती तो खोल सकते थे। अब आए तो फिर उस पर इल्ज़ाम लगा। तो मैं वो राजशाही सोच का कहता हूँ, उनको लगा यार ये प्रजातंत्र ये हमारे लिए कैसे, ये तो कोई इलेक्शन कमीशन का हमारे लिए गाइडलाइंस क्या है, हम तो कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ ये फ़र्क है हमारी सोच और उनकी। वो आए हैं इस चुनाव में केवल उनके एक ही है कि हमें किसी तरीके से ये ताकत और ये पद मिलना चाहिए। मेरी आकांक्षा और लालसा ये है कि भी हमें ये अगर ताकत मिल जाए तो इस ताकत के बलबूते हम जनता के लिए सही मायने बहुत बड़ा कुछ इस हल्के के लिए कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूँ अंतर है। मैंने आपके हर परिवार के सदस्य का इंटरव्यू किया, विधायक MP सबका इंटरव्यू किया मैंने, दुष्यंत जी का, दिग्विजय जी का, रणजीत जी का, अभय जी का सबका। उनके भाषण में और आपके इंटरव्यू में एक फ़र्क है। उन सब के इंटरव्यू में देवीलाल जी थे, आपके पूरे बात में कहीं देवीलाल जी नहीं आए। फर्क यही है, फर्क ये है। क्या आप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं? मैं कह रहा हूँ फर्क ये है जी, ये लोग जो हैं ये देवीलाल जी के नाम को इस्तेमाल करते हैं, वो मुंह से बोलते हैं। मेरे फादर और जो मैं हूँ जी, वो उस विचारधारा को दिल में रखते हुए, अपने मस्तिष्क में रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए अगले दिन का प्रयास करते हैं। फ़र्क ये है दोनों के अंदर। इन्होंने जननायक जनता पार्टी, उसमें भी जननायक का नाम लिया, उन्होंने अपने पीछे तस्वीर भी देवीलाल जी की लगाई। अब आप ये आपने भी नहीं लगाई, कहीं नहीं लगाई? नहीं, मैं कह रहा हूँ तस्वीर लगा ली, औपचारिकता की है जी। मगर जो सबसे बड़ा टेस्ट क्या था जगदीप भाई? सबसे बड़ा टेस्ट था देवीलाल जी को किस लिए जाना जाता है।
किसान मसीहा के रूप में। जी। सबसे बड़ी पहचान तो यही मानी जाती है पूरे देश में। जी। जो सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है कि आप उनकी नीति पे चल रहे हो। जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, वो इस धरती का, मैं मानता हूं पूरे विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो हमने अपने समय में देखा नहीं देखा हुआ। और उसकी हमारा सौभाग्य क्या था, वो इसी भूमि से शुरू हुआ है, पंजाब की आस पड़ोस की और हमारे हरियाणा की। तो सबकी निगाह क्या थी कि पहले तो चलो आप सत्ता में जाने की बात कह रहे थे, हम विपक्ष में भूमिका निभाएंगे, वो सत्ता में चले गए। मगर जब बैठ गए तो लोगों ने क्या कहा, किसानों ने 2 विकल्प दिए थे इनको, जेजेपी को, जो आप कहते हैं मुख से देवीलाल जी बोलते हैं, 2 विकल्प दिए। उन्होंने कहा कि या तो आप सरकार में हो तो उनको बीजेपी पे दबाव डाल के इन कानूनों को वापस करवा दो, या आप सत्ता छोड़ दो। तो अब पहले विकल्प पे दुष्यंत जी का खुद का बयान है, आप आज तक पे देख लीजिएगा, वीडियो आपके सामने है, उस पर यह बयान दिया। मैं तो, पत्रकार ने ऐसे पूछा क्या आप इनका समर्थन करते हैं, वो कहते हैं हाँ मैं इन तीनों कानूनों का समर्थन करता हूं। किसान कह रहे थे कि यार ये हमारे जीविका का बहुत बड़ा मसला है, इसको कर लो, नहीं हम तो किसानों का समर्थन, हम तीनों कानूनों का समर्थन करते हैं। उसके बाद जहां छोड़ने की बारी आई तो अजय चौटाला जी का मंच से सार्वजनिक बयान है ये कि किसान तो बीमारी हैं। अब ये देवीलाल जी की सोच है, तो लेकिन अभय जी ने तो इस्तीफा दिया ना। तो अभय जी ने इस्तीफा दे दिया जी, पिछले चुनाव में इस्तीफा दिया, किसानों के समर्थन के साथ वो बड़े छोटे से मार्जिन से चुनाव जीत कर आए जी। किसानों ने इस बात का सम्मान करके उन्हें पूरी ताकत देने का वापस पहुंचाया विधानसभा। और आज वही जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, जिस विचारधारा के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, जिन्हें किसानों ने समर्थन किया था, कांडा बंधुओं के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वहां पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, आज उन्हीं से समर्थन और सहयोग खुलेआम कि भी आज हम साथी हैं, सहयोगी हैं। तो ये विचारधारा कहां गई, कहां पे है देवीलाल जी की विचारधारा? यहाँ पे बात ये, मैं कहता हूं कि मेरे पिताजी ने देवीलाल जी के ओएसडी के रूप में काम किया है और वो हमेशा कहते हैं कि वो ये कहते होंगे कि हाँ हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। मैं सही मायने में अगर उनके वैचारिक वंशज हैं वो मेरे पिताजी हैं। मैं अपने ज्यादा मैं कहूँगा उनके पिताजी और उनकी कहानियां जो मैं सुनता हूँ, और तभी उन्होंने, जब मेरे पिताजी ओएसडी थे, उन पे विश्वास जताया था कि भाई ये व्यक्ति मेरी सरकार चलाने के, जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे ओएसडी के रूप में लगाए, उनका भी विश्वास था कि ये व्यक्ति सही सोच का मालिक है, ये व्यक्ति सही मायने में ईमानदारी से काम करेगा। तो मैं कहता हूं बोलने से नहीं, उनके मुख से तो हमेशा किसान का मेरे, किसान का मेरे, किसान का मेरे हर भाषण में निकलता है जी। मगर क्या वो धरातल पे जब सबसे बड़ी चुनौती और टेस्ट आया उस पर खड़े उतरे? उन्होंने कहा कि हमारे पास, जजपा के पास कहते हैं ये सत्ता की चाबी आ गई, इसे एक तिजोरी खुली हुई है। अब वो जब तिजोरी में देखते थे यार ये सरकारी इतना पैसा पड़ा हुआ है, अब ये तिजोरी तो बंद नहीं हो सकती हमसे, वो तस्वीर तो है, थोड़े दिन इसको ढक लेते हैं, वो चाबी देवीलाल जी की तस्वीर को वापस निकालेंगे जब चुनाव आ जाएंगे फिर दोबारा से। तो यार ये विचारधारा नहीं होती। ये मतलब मैं औपचारिकता मात्र कुछ भी नहीं कर सकता। मैं देवीलाल जी की पूरी कदर करता हूँ, मेरे लिए वो आदर्श है, मेरे लिए मैं मानता हूँ, मैं गर्व महसूस करता हूँ। मगर वो आप उस गांव के अंदर गए हो, चौटाला गांव में गए? जी मैं गया हूँ। आपकी मेरे को खुद पीड़ा होती है। लोग ये पूछते हैं कि यार आप 5 विधायक हो उस गांव के, आज उस गांव की इतनी दुर्गति आपने नहीं देखी कि मतलब मैं बादल गांव जाऊं, आप वो देख लो, आप मतलब सब सुविधाएं हैं। आप अखिलेश जी के गांव में चले जाइए, सब सुविधाएं, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है, और मेरे गांव में जाओगे, जिस देवीलाल जी की बात करते हैं, देवीलाल जी की मूर्ति तक पे आपको मिट्टी पड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये हालात तो हमारे खुद के गांव के। तो ये चौटाला गांव का नाम तो पूरी तरीके से धूमिल कर दिया देवीलाल जी के जो पैतृक गांव का नाम। मैं चाहता हूं कि मैं जिस प्रकार से हम काम करें उसको, उस नाम को वापस अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करें, ये मेरी जिम्मेवारी है। और भगवान की कृपा रही, आशीर्वाद रहा और मुझ में इतनी ताकत रही तो मैं जरूर इस चीज को पूर्ति करने। आखिरी सवाल, मैंने आपके घर में एंट्री की, फोटो है आपकी और आपके पिताजी की, कहीं भी राहुल गांधी जी की, शैलजा जी की या हुड्डा साहब की, किसी और की कोई फोटो नहीं है, सिर्फ एक हाथ की फोटो है बस। आप इस दफ्तर में नहीं गए, इस दफ्तर में जाके राहुल जी के सिर्फ यही देखा कि यही पे आया नहीं, राहुल जी की तस्वीर है बकायदा। अभी एक्चुअली ये नया हमने उद्घाटन किया था इस दफ्तर का। तो फोटो आपकी और पिताजी की? नहीं, पिताजी का नहीं, वो कहने का मकसद ही है क्योंकि चुनावी उसमें, और हाथ में के नीचे मैं मानता हूं हम सभी, मेरी भी, सबका मालिक एक,
सबका बिल्कुल जो एक पार्टी है, पार्टी से कोई भी बड़ा नहीं है। वो तो राहुल जी भी कहते हैं कि हमारा जो संगठन है वो संगठन अपने आप में बड़ी ताकत है। और सभी, मैं वही कह रहा हूँ, औपचारिकता मात्र, अगर मैं देवीलाल जी की तस्वीर लगाऊं उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जो आप प्रश्न पीछे पूछ रहे थे, जैसे दूसरी पार्टियों के हर तस्वीर के पीछे लगाया है, मगर मेरे मन के अंदर ना तो उनके लिए कोई भावना हो, ना उनकी नीतियों की कदर हो, तो कोई वो नहीं है। तो मैं औपचारिकता करने पे विश्वास नहीं रखता। मेरा काम अपने आप बोलता है, पार्टी के प्रति मेरा समर्पण, मेरे नेताओं के प्रति मेरा समर्पण और मेरे जनता के प्रति मेरा समर्पण बोलता है। बाकी अभी जब अगली बार आएंगे, जब हमारा चुनावी काम खत्म हो जाएगा, तो वो सारी क्योंकि चुनाव इलेक्शन कमीशन ने जल्दी घोषित कर दिया, तो मेरी हर काम मैं करता हूँ बिल्कुल तसल्ली से। तो मेरे को अगर किसी की फोटो भी लगानी है, अगर उसका फ्रेम ठीक ढंग का नहीं होगा, तो मेरे को मन नहीं करता यार ये फोटो तब लगेगी जब इसका फ्रेम बढ़िया हो। तो अगली बार जब आप आओगे तो ये सारी की सारी दीवारें आपको भरी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अभी ये नया हमने इसका उद्घाटन किया। अच्छा, आम जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वोट आपको ही क्यों दें? आदित्य जी अभी इनेलो में आए हैं, अब आदित्य जी को ना वोट करें, इनेलो का ना वोट करें, भाजपा को वोट क्यों ना करें, आपको ही वोट क्यों करें? वैसे तो आप इनेलो को बी टीम बोलते हैं, फिर भी क्या कहना चाहिए? नहीं, बोलने की आवश्यकता नहीं है, जनता जागरूक भी है। मैं सिर्फ यही कहूँगा अपनी दवाली की जनता को, देखिए ये चुनाव है शराफत संग विकास की राजनीति को सही मायने में स्थापित करने का, जिसके लिए पिछले 17 सालों से मेरे पिताजी, कांग्रेस पार्टी, आप सभी लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि ये तो बारी बारी यही बात कहते हैं, तो मैं कहता हूँ यही सब सही मायने में मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है कि अगर आप आज अपने जो भी साथी हैं वो सत्ता के अंदर हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हमारे पास एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन विकल्प है कि इस हल्के का हम पूर्ण रूप से विकास कर सकें। कांग्रेस पार्टी घोषणाएं जो आपके समक्ष हैं, और जहां तक दूसरी पार्टियों का है, इनका चाल चरित्र चेहरा इनके नेताओं का देख चुके हो। मैं कहता हूं सच्चाई पे वोट डालिए। आज एक पार्टी के नेता हैं जो पहले दूसरी पार्टी में थे, भाजपा में थे, वहाँ पर ये लोकदल के लिए कहा करते थे कुछ अपने आप ही, जो आप शब्द आपके सामने हैं। किसानों के लिए उनके खुद के बयान थे जो कहते हैं, मैं देवीलाल जी का नाम तो साथ लगाते हैं, मगर किसानों के लिए उनके खुद के शब्द आपके सामने हैं। और आज वो कहते हैं हम दूसरी पार्टी में आ गए और अब विश्वसनीयता कहाँ पर है? एक पार्टी का, इसी पार्टी का जो गठजोड़ आपके सामने जो बी टीम की बात कर रहे हैं, वो जग जाहिर हो चुका है। वो भाजपा के इशारे पे खेल रही है। भाजपा की नीति जो है वो आप स्पष्ट रूप से देख चुके। 10 सालों में देने का काम क्या किया भाजपा में? 3 या 4 चीज़ें दी हैं। एक दिया है और ज़्यादा भ्रष्टाचार, एक दिया है कि चरमराती कानून व्यवस्था, एक दिया हुआ है यहाँ पे नशे की समस्या, और चौथा दिया है लाठियाँ या गोलियाँ। ये 4 चीज़ें मैं मानता हूँ 4 साल, ये 9 साल का जो राज है वो दिखाई, या फैमिली ID पोर्टल, ये 5 चीज़ें मेरे ख्याल से दिया है। अगर आप इनसे मुक्ति चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी और एक पार्टी है जजपा। 4.5 साल आपने देख लिया कि जिस प्रकार से जमा जूटी पार्टी ने लूट मचा कर रख दी, वो आपके सामने, इसमें कोई दो राय नहीं, आपके समक्ष है। और जो नेता वोट मांग रहे हैं 4.5 साल, जिसको अपना परिवार मानते थे, आज 4.5 साल बाद आके अगर आपको उनके अहंकार और उनके झूठ चुनना है तो वो एक आपके पास विकल्प है। और आप चाहते हैं कि सही मायने में इस क्षेत्र का बेहतर विकास हो, सही मायने में चाहते हैं कि हम कुछ बड़े हासिल करें, तो मैं मानता हूं एक सुनहरी मौका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने भाई और बेटे को आने वाली 5 तारीख को अपना हाथ का बटन दबाकर एक मौका देंगे। फिर एक मैं सुझाव तो नहीं कहूँगा, आपने जो घड़ी पहनी इसका जो पट्टी है ये इनेलो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कई बार मैं एक पटका भी पहन लेता हूँ, उस पर हरा रंग है। तो एक साथी ने कहा जी भाई साहब ये तो, मैंने कहा यार उसी तरह से लोग जो कह देते हैं कि भाई ऑरेंज कलर ले लो, तो भी कह देते हैं ओ ये तो भाजपा का कलर। ऐसे तिरंगे में 3 कलर हैं। अगर मैं तो फिर जो कांग्रेस के भी 3 कलर ही हैं, तो ये वो कोई किसी का कोई प्रोटोटाइप यार वो नहीं है। तो किसानों का भी कलर है, ये सभी का कलर है। ये तो बेचारा पौधा भी कह देगा तो भाई ये हमारे नेताजी। आखिर एक बात जरूर कहूंगा, जगदीप जी से मैं 1 मिनट की और गुंजाइश लेता हूँ, खास करके आए हैं। तो मैं यही कहूँगा, वोट सही मायने में शराफत संग विकास और जो जनता का विश्वास रहे इस बात के साथ
और मैं मानता हूं अमित के साथ आपको एक चीज़ पक्की करके दे सकता हूं, इस दिवाली की तरक्की करके दिखाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो भाई ये हैं हमारे अमित सिहाग जी विधायक, और सच में भाई 90 विधानसभा में घूम चुका हूँ, इन जैसे न्यूट्रल और सीरियसली बेस्ट विधायक मेरे को कहीं नहीं मिले। फिलहाल ये वीडियो इतनी आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।